हेलो एवरीवन, मैं दीपांशु जैन पैरामेडिकल विज्ञान में स्टूडेंट सबका स्वागत करता हूं। आज मैं पढ़ाऊंगा आपको टिश्यूज के बारे में, यानी कि ऊतक के बारे में। वैसे हमारा सेकंड लेक्चर होगा टिश्यू का, जिसमें हम समझेंगे एपिथेलियल टिश्यू के बारे में, यानी कि उपकला ऊतक के बारे में। इससे पहले मैंने आपको बताया था आपका ऊतक क्या होता है, टिश्यू क्या होता है। आपके जो चारों टाइप्स थे आपके ऊतक के, उन सबको मैंने आपको अच्छे से समझाया था। एपिथेलियल टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू, नर्वस टिश्यू क्या होते हैं, उन सबको हमने देखा था। आज हम देखेंगे डिटेल में उपकला ऊतक के बारे में, यानी कि एपिथेलियल टिश्यूज के बारे में। दोनों ही लैंग्वेज में समझेंगे, हिंदी इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में आपको अच्छे से समझाऊंगा मैं, ताकि आप अच्छे से लिख पाओ, समझ पाओ। तो उसमें हम देखने वाले हैं स्ट्रक्चर को डिटेल में, स्ट्रक्चर आपको बना के पूरा अच्छे से समझाऊंगा मैं। इसके अलावा आपका हम देखने वाले हैं स्ट्रक्चर डायग्राम की हेल्प से भी, और इसके जो टाइप्स हैं आपके सारे सारे एपिथेलियल टिश्यूज के, उसमें हम देखेंगे सारे सारे टाइप्स में आपका कौन से टाइप का टिश्यू आपका कहाँ पे प्रेजेंट होता है, ये भी चीज़ हम समझने वाले हैं। और एंड में हम देखेंगे इसके फंक्शंस के बारे में कि एपिथेलियल टिश्यू के आपके क्या क्या काम होते हैं। ठीक है, तो वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होगी, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा वीडियो से। तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, और चैनल पहली बार तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लो। तो एपिथेलियल टिश्यू के बारे में, उपकला ऊतक के बारे में जानने से पहले एक बार मैं वो समझा देता हूँ आपको ऊतक क्या होता है, क्योंकि कुछ बच्चे नहीं भी देख रहे होंगे, तो एक बार ये समझ लो आप ऊतक क्या होता है। तो देखो, ऊतक को हम बोलते हैं टिश्यूज। टिश्यूज टिश्यू है क्या? आपका सपोज करो कोई एक सेल है, एक सेल है। अब बहुत सारे एक ही तरीके के सेल, बहुत सारे एक ही तरीके के सेल, और एक ही तरीके का मतलब उनका स्ट्रक्चर बिल्कुल सेम है, और वो काम भी बिल्कुल सेम कर रहे हैं। उनका जो स्ट्रक्चर है वो भी सेम है, और उनका जो फंक्शन है वो भी सेम है। तो उन सेल के ग्रुप को हम क्या बोलते हैं? टिश्यू कहते हैं। ठीक है, यानी कि कोशिकाओं का एक ऐसा समूह, समूह मतलब कि ग्रुप, जिनकी संरचना यानी कि स्ट्रक्चर और कार्य यानी कि फंक्शन दोनों समान होता है, बिल्कुल सेम होता है, उसको हम कहते हैं ऊतक। उस समूह को हम कहते हैं, उस ग्रुप को हम कहते हैं ऊतक। अब देखो इस डायग्राम को एक बार समझ लो आप। आपके जो सेल्स होते हैं हमारी बॉडी में, सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट क्या है? सेल्स है। ठीक है, एटम वगैरह में मत जाना, सेल्स है। ठीक, सेल्स है। सेल्स, बहुत सारे एक तरीके के सेल्स मिलकर क्या बनाते हैं? टिश्यू बनाते हैं। बहुत सारे टाइप ऑफ टिश्यूज मिलकर आपका एक ऑर्गन बनता है। अब बहुत सारे ऑर्गन्स मिलकर क्या बनाते हैं? आपका एक ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं। फॉर एग्जांपल मस्कुलर सिस्टम, रिप्रोडक्टिव सिस्टम, और आपका स्केलेटन सिस्टम, जितने भी अपने सिस्टम्स होते हैं। अब बहुत सारे सिस्टम्स मिलकर हमारा एक प्रॉपर ऑर्गेनिज्म बनता है। ठीक है, हम ऑर्गेनिज्म है। अब देखो आपका टाइप ऑफ टिश्यू। तो टाइप ऑफ टिश्यू यानी कि ऊतक के प्रकार में मैंने आपको बताया था, चार तरीके के आपके ऊतक होते हैं: एपिथेलियल टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू और नर्वस टिश्यू। उपकला ऊतक, संयोजी ऊतक, मांसपेशीय ऊतक और आपका तंत्रिका ऊतक। ठीक, तो अब देख लेते हैं डिटेल में हम उपकला ऊतक के बारे में। इसके स्ट्रक्चर के बारे में समझ लो, या फिर हम बोल सकते हैं इसके कैरेक्टरिस्टिक के बारे में समझ लो, संरचना वगैरह के बारे में इजिली आपको अच्छे से समझाऊंगा मैं। इसमें देखो क्या है, सेल्स आर क्लोजली पैक्ड। ऊतक है, टिश्यू आपका किससे मिलकर बना हुआ है? सेल से मिलकर बना हुआ है। तो सेल्स जो हैं इसमें कैसे हैं? क्लोजली पैक्ड है, मतलब कि बहुत अच्छे से एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं, विद वेरी लिटिल इंटरसेल्युलर स्पेस। और इनके बीच में जो इंटरसेल्युलर स्पेस है वो भी बहुत कम हुआ है। ठीक है, इनके बीच में जो इंटरसेल्युलर स्पेस होगा वो भी बहुत कम होगा। अब इंटरसेल्युलर स्पेस एक टर्म आ गई, ये क्या होता है? सपोज करो ये एक सेल है, दूसरा सेल, तीसरा सेल, चौथा सेल, पांचवा सेल। अब मैंने आपस में इनको बहुत अच्छे से जोड़ रखा है, लेकिन इनके बीच में कुछ तो स्पेस होगा, इनके बीच में ये कुछ तो स्पेस है, कुछ तो खाली जगह है। तो सेल्स के बीच में जो खाली जगह होती है उसी को हम क्या बोलते हैं? इंटरसेल्युलर स्पेस कहते हैं। ठीक है, ये इसमें क्या कोशिकाएं जो होती हैं वो आपस में बहुत पास पास जुड़ी होती हैं, और इनके बीच बहुत कम जगह होती है, जिसको हम इंटरसेल्युलर स्पेस कहते हैं। वो बहुत कम होता है, वेरी लिटल होता है। सेल्स रेस्ट ऑन अ थिन मेम्ब्रेन, थिन बेसमेंट मेम्ब्रेन। कौन सी मेम्ब्रेन? बेसमेंट। बेसमेंट मतलब कि सबसे नीचे वाली जो लेयर होगी। ठीक है, सेल्स ऐसे हवा में नहीं घूम रहे। सेल्स को एक कहीं पे जो टिके होंगे ना, वो जहां पे वो टिके रहते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं? बेसमेंट मेम्ब्रेन। तो चलो इसकी एक बेसमेंट मेम्ब्रेन बना देते हैं। तो ये जो सेल्स होते हैं ये किस पे होते हैं? आपके एक बेसमेंट मेम्ब्रेन पे होते हैं। इसको हम क्या बोलते हैं? बेसमेंट मेम्ब्रेन। ओके, कोशिकाएं एक पतली बेसमेंट मेम्ब्रेन पर टिकी होती हैं। इट हैज पोलैरिटी। पोलैरिटी मतलब इसकी दो सरफेसेस होंगी। जैसे हमारी दो सरफेसेस हैं, एक आगे का एक पीछे का, ऐसे ही इसकी
भी दो सरफेसेस हैं, एक जो कि बेसमेंट मेम्ब्रेन के साथ अटैच है और दूसरी जो बिल्कुल फ्री है। एपिकल सरफेस यानी कि फ्री सरफेस, जो ऊपर वाली सरफेस होगी, इसको हम क्या बोलेंगे? फ्री सरफेस यानी कि एपिकल सरफेस, ठीक है, ऊपर की सतह, फ्री सतह। और दूसरी कौन सी होती है? बेसल। बेसल मतलब कि जो बेसमेंट के पास होगी, इसको हम क्या बोलेंगे? आपकी बेसल सरफेस। बेसल सरफेस जो कि किससे अटैच होगी? हमारे बेसमेंट मेम्ब्रेन से अटैच होगी, ठीक है। अब इसका स्ट्रक्चर में आपका ये चौथा पॉइंट आएगा। ये चौथा पॉइंट देखो, एपिथेलियल टिश्यूज इज अवेस्कुलर। अवेस्कुलर मतलब कि इसमें ब्लड वेसल नहीं पाई जाती हैं। इसमें क्या होगा? ब्लड वेसल नहीं मिलेंगी आपको, ठीक है। अगर आपको ब्लड वेसल चाहिए, ठीक है, तो इसको अगर ब्लड सप्लाई चाहिए होगी, सेल को ऑक्सीजन तो चाहिए होगा, न्यूट्रिशन चाहिए होगा, तो न्यूट्रिशन और कैरी के लिए वो आपके जो नीचे इसकी लेयर होती है ना कनेक्टिव टिश्यू की, उससे ये न्यूट्रिशन लेता है। पहला पॉइंट क्या है इसमें? अवेस्कुलर होता है, इसमें खुद की कोई ब्लड सप्लाई नहीं होती। ब्लड सप्लाई से क्या होगा? ऑक्सीजन आएगा, न्यूट्रिएंट आएगा, तो वो इसको मिल नहीं पाएगा। तो उसके लिए ये पोषण ऑक्सीजन के लिए इसके नीचे आपकी एक अंडरलाइंग लिखा हुआ है ना, अंडरलाइंग मतलब कि उसके नीचे एपिथेलियल टिश्यू की लेयर के नीचे आपकी एक कनेक्टिव टिश्यू की लेयर होती है। उस कनेक्टिव टिश्यू की लेयर के अंदर आपके ब्लड वेसल होते हैं। तो उस वाली ब्लड वेसल से ये न्यूट्रिशन ले लेता है। कैसे लेता है? विद द हेल्प ऑफ डिफ्यूजन। कैसे लेता है? डिफ्यूजन की हेल्प से, ठीक है। डिफ्यूजन द्वारा पहुंचता है न्यूट्रिएंट और ऑक्सीजन। इट हैज हाई रीजनरेटिव कैपेसिटी। इसकी रीजनरेटिव कैपेसिटी हाई होती है, यानी कि अगर सेल डेड होते हैं तो उसके बाद आपके जो सेल होते हैं वो दोबारा बहुत जल्दी ग्रो भी हो जाते हैं। सेल डिवाइड रैपिडली टू रिप्लेस डैमेज सेल्स, ठीक है, या फिर डैमेज वंस। जो सेल्स, अगर कोई डेड हो गया, किसी डेड सेल को चोट लग गई, अगर कोई सेल डैमेज हो गया, तो उस डैमेज सेल को वो एपिथेलियल टिश्यू वाली लेयर बहुत जल्दी ये रिपेयर हो जाती है। इनमें पुनर्निर्माण की क्षमता अधिक होती है, ठीक है। पुनर्निर्माण की क्षमता बहुत अधिक होती है। कोशिकाएं जल्दी विभाजित होकर शीघ्र गति से आपकी कोशिकाओं को बदल देती हैं, ठीक। अब इसके बाद आप देखो स्पेशलाइज्ड जंक्शंस। स्पेशलाइज्ड जंक्शन नेक्स्ट पॉइंट है इसी के अंदर, स्ट्रक्चर के अंदर स्पेशलाइज्ड जंक्शन लाइक टाइट जंक्शन। इसमें क्या होते हैं? कुछ जंक्शंस होते हैं, अभी आपको दिखाऊंगा डायग्राम में। इसके अंदर एपिथेलियल टिश्यूज में आपका जो सेल है, एक सेल दूसरे सेल से जुड़ा हुआ है। अब जुड़ने के लिए उसको कोई ना कोई ज्वाइंट तो चाहिए, कोई ज्वाइंट चाहिए। उसी ज्वाइंट को हमने क्या बोल दिया? बेसिकली जंक्शन बोल दिया, ठीक है। तो कुछ जंक्शंस इसमें होते हैं, जैसे कि आपका जंक्शंस के कुछ नाम है, डेस्मोसोम्स, गैप जंक्शन। ये क्या करते हैं? सेल्स को आपस में जोड़ के रखते हैं, होल्ड करके रखते हैं। कोशिकाएं विशेष जंक्शन द्वारा जुड़ी रहती हैं, जैसे कि टाइट जंक्शन, डेस्मोसोम और गैस जंक्शन। इनके द्वारा जो कोशिकाएं होती हैं आपस में जुड़ती हैं, ठीक है। जो सेल्स होती हैं आपस में जुड़ेंगे तभी तो वो टिश्यू बनेगा, लेकिन वो जुड़ेंगे कैसे? कैसे जुड़ेंगे? इन जंक्शंस की हेल्प से ही जुड़ते हैं। इट फॉर्म्स अ प्रोटेक्टिव बैरियर। ये क्या करता है? प्रोटेक्टिव बैरियर बनाता है। एपिथेलियल टिश्यू का एक काम और है कि ये हमारे भारी इन्वायरमेंट से, एक्सटर्नल इन्वायरमेंट से हमारी बॉडी को प्रोटेक्टिव बैरियर भी देता है, ठीक है। ये भी काम होता है इसका, ठीक है। भारी वातावरण के बीच और हमारे शरीर के बीच क्या करता है? एक सुरक्षात्मक परत बनाता है, ओके। तो चलो इसको डायग्राम को हम अच्छे से देख लेते हैं अभी। तो ये देखो, ये अपने सेल्स हैं, ये सेल्स हैं, ठीक। एपिथेलियल सेल्स हैं, कॉलमनर सेल्स हैं ये, ठीक है। लंबे हैं यानी कि कॉलम शेप के हैं ये। अभी बताऊंगा, वैसे सारे पहली वाली वीडियो आपने देखी होगी तो आपको पता होगा ये कॉलमनर है, लंबे हैं। वैसे कॉलम्स आते हैं घर में, वैसे वाले कॉलम्स। एपिकल सरफेस ऊपर वाली में बताई थी, एपिकल सरफेस नीचे जो बेसमेंट मेम्ब्रेन के साथ अटैच होती है, यह क्या है? अपनी बेसमेंट मेम्ब्रेन है, ठीक है। ये अपनी बेसमेंट मेम्ब्रेन होगी। मैंने बताया था सेल्स किसी परत के ऊपर रहते हैं, इस परत को हम क्या बोलते हैं? बेसमेंट मेम्ब्रेन बोलते हैं, ठीक है। ये बेसमेंट मेम्ब्रेन दो चीज़ों से मिलकर बनती है, बेसल लैमिना से और रेटिकुलर लैमिना से, ठीक है। बेसिकली आप बेसल लैमिनल समझ, बेसमेंट मेम्ब्रेन समझ लो। बेसमेंट मेम्ब्रेन के साथ जो लेयर अटैच होगी, जो आपकी सरफेस अटैच होगी, उसको हम बोलेंगे बेसल सरफेस, और जो आपकी फ्री होगी उसको हम बोलेंगे एपिकल सरफेस, ठीक है। बाकी इसमें लेटरल सरफेसेस भी होती हैं, जो कि जिससे आपका सेल्स आपस में जुड़ते हैं, ठीक है। जैसे हमारे साइड्स में होती हैं, ऐसे ही इनके साइड्स में भी लेटरल सरफेसेस होती हैं, ठीक। अब मैंने आपको बताया था इस
एपिथेलियल टिश्यू के अंदर डायरेक्टली कोई ब्लड सप्लाई नहीं है, इसको अगर न्यूट्रिशन चाहिए तो कहाँ से लेगा वो, इसके नीचे कनेक्टिव टिश्यू की लेयर होगी, ये कनेक्टिव टिश्यू की लेयर है। इस कनेक्टिव टिश्यू की लेयर के अंदर आपका ब्लड वेसल प्रेजेंट होता है, इसी ब्लड वेसल से ये डिफ्यूजन के थ्रू आपका एपिथेलियल टिश्यू अपना न्यूट्रिएंट लेता है, ऑक्सीजन लेता है, ठीक है। बाकी नर्व्स एंडिंग जो होती हैं इधर तक जाती हैं, ठीक है, ये नर्व्स आ रही है पीली सी, ये इधर तक जाती हैं, एपिथेलियल टिश्यू तक जाती हैं, ठीक। अब आ जाओ जंक्शंस पे, ये देखो, अब सेल्स, बहुत सारे सेल्स मिलकर एक टिश्यू बना रहे हैं, ये एक सेल है, ये दूसरा सेल है, ये तीसरा सेल है, इसमें आपके ना कुछ जंक्शंस हैं, इसमें आपके कुछ जंक्शंस हैं, जैसे आप देखोगे ये टाइट जंक्शन, ठीक, ये आपस में सेल जुड़े हुए हैं, लेकिन कैसे जुड़े हैं, जुड़ने के लिए इनको जंक्शंस चाहिए, ये गैप जंक्शन, ठीक है, ये डेस्मोसोम, डेस्मोसोम, ये डेस्मोसोम, एडहेरेंस जंक्शन, तो ये आपके कुछ जंक्शंस होते हैं, ठीक है, समझ में आ गया। चलो अब इसके बाद आप देखते हैं ये क्या है अपना, ये सारे टाइप ऑफ एपिथेलियल सेल्स हैं, ठीक है, एपिथेलियल टिश्यूज के टाइप से, ठीक है, ये आपको मैंने पहली वाली वीडियो में समझाया था, अभी हम डिटेल में अभी और समझ लेंगे इसको। तो देखो समझते हैं, फिर कोशिश करते हैं समझने की इसको। सबसे पहले आप देखो टाइप ऑफ एपिथेलियल टिश्यूज यानी कि उत्तक के प्रकार में सबसे पहले हम देखने वाले हैं सिंपल वाली लेयर को। सिंपल में मैंने आपको बताया था, सिंपल में आपकी सिंगल लेयर होगी, सिर्फ एक ही परत होगी, स्ट्रेटिफाइड में आपकी मल्टीपल परतें होती हैं, ठीक है, सिंपल में आपकी सिंगल लेयर होती है, ये सिंगल लेयर, ये सिंगल लेयर, ये सिंगल लेयर, ये मल्टीपल लेयर, मल्टीपल लेयर, मल्टीपल लेयर, ये कैसी होंगी, स्ट्रेटिफाइड कहलाती हैं। तो हम सबसे पहले क्या समझने वाले हैं, सिंगल लेयर ऑफ सेल्स यानी कि सिंपल एपिथेलियल को समझने वाले हैं। सिंपल एपिथेलियम में आपके 3 आएंगे, सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम, सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम और अपना सिंपल कॉलमनर एपिथेलियम, ठीक है। इसके बाद इसके अलावा आपका सिंपल के अंदर सिलिएटेड वाला भी आपका आता है और आपका सूडो स्ट्रेटिफाइड भी आता है, 2 अलग कैटेगरी थी, मैंने आपको बताया स्पेशलाइज्ड वाले होते हैं जो, वो आपको इसके अंदर ही समझाऊंगा, सिंगल लेयर वाले के अंदर ही। तो सबसे पहले आप ये समझ लो सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम होता क्या है, सिंगल होता है, सिंगल लेयर होगी, पतली लेयर होती है फ्लैट सेल्स की, इसमें सेल्स कैसे होते हैं, बिल्कुल चपटे आकार के बिल्कुल सेल्स होते हैं। फाउंड इन कहाँ पे पाए जाते हैं, एल्वियोलाई में पाए जाएंगे, ब्लड वेसल्स में पाए जाते हैं, ताकि ये इजीली डिफ्यूजन कर पाए, ठीक है, ताकि इनके बीच में से आपका कोई भी अगर न्यूट्रिशन वगैरह पहुंचना है आपके सेल्स तक वो इजीली पहुंच पाए, तो डिफ्यूजन में ये हेल्प करते हैं, ठीक। सिंगल पतली चपटी कोशिकाएं फेफड़े की एल्वियोलाई और रक्त वाहिकाओं में पाई जाती हैं, गैसों के आदान प्रदान में ये मदद करती हैं, गैसों के आदान प्रदान में, न्यूट्रिएंट्स के पोषक तत्व हो गए उनके आदान प्रदान में ये, ठीक है, हेल्पफुल होते हैं। सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम, सिंपल क्यूबॉइडल मैंने आपको बताया था, क्यूबॉइडल मतलब कैसा होगा, क्यूब शेप का, जैसा अपना लूडो का गीटा होता है वैसे ही अपने शेप का ये भी होगा, तो ये अपना क्यूबॉइडल एपिथेलियम हो गया, ठीक है, न्यूक्लियस भी बना दो चलो इसके अंदर, ये अपना क्यूबॉइडल एपिथेलियम हो गया। कैसे होते हैं ये, क्यूब शेप के होते हैं, ये क्यूब शेप है विद सेंट्रल न्यूक्लियस, न्यूक्लियस कैसा होता है, बिल्कुल सेंट्रल, बिल्कुल बीच में पाया जाएगा। फाउंड इन किडनी ट्यूब्यूल्स, हमारे किडनी यानी कि रीनल ट्यूब्यूल्स जो होते हैं, रीनल ट्यूब्यूल्स किडनी में आपको पढ़ा चुका हूँ पहले में, रीनल ट्यूब्यूल्स जो होते हैं उसमें ही पाए जाते हैं, ग्लैंड्स में पाए जा सकते हैं। हेल्प्स इन सिक्रीशन, इसका काम क्या करेगा, क्यूबॉइडल एपिथेलियम क्या काम करते हैं, सिक्रीशन में हेल्प कर सकते हैं और एब्जॉर्प्शन में भी हेल्प करते हैं, यानी कि घनाकार कोशिकाएं जिनका नाभिक बीच में होता है यानी कि न्यूक्लियस बीच में होता है, यह गुर्दे की नालिकाओं में और ग्रंथियों में पाई जाती हैं, ये स्वार्फ और अवशोषण करती हैं, ठीक है, यानी कि आपका सिक्रीशन और एब्जॉर्प्शन करती हैं। फिर आता है आपका सिंपल कॉलमनर एपिथेलियम, कॉलमनर एपिथेलियम मैंने आपको बताया था जो कि आपका कॉलम शेप का होता है, ये लंबे लंबे आपके जो कॉलम होते हैं, ठीक, ऐसी शेप का अपना कुछ टाइप का कॉलमनर एपिथेलियम होता है। कैसा होता है ये, टॉल होता है, लंबे होते हैं, ये रेक्टेंगुलर सेल्स होते हैं, रेक्टेंगुलर सेल्स हैं, फाउंड इन इंटेस्टाइन, कहाँ पे पाए जाएंगे, आपकी आंतों में पाए जाते हैं, ठीक। क्या करते हैं, ये भी एब्जॉर्प्शन में और सिक्रीशन में, जैसे आपका ये करता है सिक्रीशन एब्जॉर्प्शन में, ऐसे ये भी आपके सिक्रीशन और एब्जॉर्प्शन में
काम करते हैं। देन इसके बाद आप देखो सिलिएटेड कॉलमनार एपिथेलियम। तो देखो जैसे बता ही रखा है इसमें आपका, ये आपका कॉलमनार सेल्स हैं, ये लंबे लंबे कॉलम शेप के आपके सेल्स हो गए। ऊपर क्या है अपना, ये सिलिया है, इसमें क्या निकल रहा है, ऊपर अपना सिलिया निकल रहा है। ठीक, सिलिया आपके पतले पतले से बाल हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स आपके होते हैं सिलिया। तो क्या ऐसा होता है, ये कॉलमनार सेल्स विद सिलिया, इसमें क्या होता है, उसकी एपिकल सरफेस जो ऊपर वाली सरफेस होती है, फ्री सरफेस होती है, उस पर क्या होगा, आपका सिलिया होगा। फाउंड इन रेस्पिरेटरी ट्रैक, कहाँ पे पाए जाते हैं ये सिलिया वाले आपके कॉलमनार सेल्स, कॉलमनार एपिथेलियम के कहाँ पे पाए जाएंगे, रेस्पिरेटरी ट्रैक में पाए जाएंगे, फैलोपियन ट्यूब में पाए जाएंगे, जो कि आपके मूवमेंट पे हेल्प करेंगे। फैलोपियन ट्यूब में आपके स्पर्म को मूव कराने में हेल्प करेगा। ठीक है, इसके अलावा आपका क्या बेसिकली आपका क्या होता है, आपका स्पर्म ओवम के साथ कहाँ पे बनता है, फैलोपियन ट्यूब में मिलता है ना आपका, तो उसमें आपका ये हेल्प करेगा। रेस्पिरेटरी ट्रैक में आपका म्यूकस वगैरह हो गया, उसको सिक्रीट वगैरह में आपका मूवमेंट वगैरह में ये हेल्प करता है। तो स्तंभाकार कोशिकाएं जिनकी सतह पर सिलिया होते हैं, श्वसन तंत्र और फैलोपियन ट्यूब में पाई जाती हैं, गति में मदद में करती हैं, यानी कि आपकी मूवमेंट में मदद करती हैं। सूडो स्ट्रेटिफाइड कॉलमनार एपिथेलियम, सूडो मतलब होता है आपका फॉल्स। ठीक है, मैंने आपको पहले ही बताया था, सूडो मतलब फॉल्स, स्ट्रेटिफाइड कॉलमनार एपिथेलियम यानी कि आपका जो एपिथेलियम होगा कॉलमनार शेप का ही होगा, इसमें जो सेल्स होंगे वो कॉलमनार शेप के ही होंगे, लेकिन इसमें जो न्यूक्लियस होगा, कभी आपको न्यूक्लियस ऊपर दिखेगा, कभी आपको न्यूक्लियस नीचे दिखेगा। ये है तो शेप कॉलमनार सेल्स ही, लेकिन किसी में न्यूक्लियस आपका ऊपर है, किसी में न्यूक्लियस नीचे है, किसी में ऊपर है, किसी में नीचे है। इस न्यूक्लियस की वजह से क्या हो रहा है, आपका जो सेल है हमको ऐसा लगता है कि स्ट्रेटिफाइड है। स्ट्रेटिफाइड मतलब कि मल्टीपल लेयर वाला है, लेकिन ये होता नहीं है। ठीक, ये आपका मल्टी लेयर अपीयर होता है, बट ऑल सेल्स टच बेसमेंट मेम्ब्रेन, लेकिन इसके नीचे क्या होती है, बेसमेंट मेम्ब्रेन होती है। सारे ही सेल्स इस बेसमेंट मेम्ब्रेन को टच करते हैं। ये कहाँ पे पाया जाता है, आपकी ट्रैकिया में पाया जाता है, म्यूकस के मूवमेंट में ये हेल्प करता है। ओके, तो देखो अब इसके बाद सिंपल हमने पढ़ लिया, अब हम देखेंगे स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम। स्ट्रेटिफाइड मतलब कि मल्टीपल लेयर्स के बारे में देखने वाले हैं इसमें हम। ठीक है, इसमें सारी सारी जो लेयर्स होंगी कैसी होंगी, मल्टीपल लेयर्स होंगी, एक से ज्यादा परतें होती हैं। मल्टीपल लेयर्स ऑफ सेल्स फॉर प्रोटेक्शन, मल्टीपल लेयर किस लिए चाहिए होंगी, अपने को प्रोटेक्शन के लिए चाहिए होंगी। इसमें क्या आएगा आपका स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियम। स्ट्रेटिफाइड मतलब कि मल्टीपल लेयर, स्क्वैमस मतलब कि चपटी वाली जो लेयर्स होती हैं, पतली वाली फ्लैट सेल्स। तो इसमें क्या होगा, मैनी लेयर्स, बहुत सारी लेयर्स प्रेजेंट होती हैं। टॉप सेल्स जो सबसे ऊपर वाली लेयर होंगी वो कैसी होंगी, स्क्वैमस एपिथेलियम की होंगी, यानी कि बिल्कुल फ्लैट टाइप की शेप की होती हैं। फाउंड इन स्किन, म्यूकस, इजोफेगस, प्रोवाइड प्रोटेक्शन, प्रोटेक्शन देने का काम करेंगे। सारी सारी लेयर्स कहाँ कहाँ पे मिलती हैं, आपके स्किन में, त्वचा में, माउथ में, मुंह में, और आपकी खाने की नली जो होती है, फूड पाइप, उसमें आपकी ये पाए जाते हैं। अब इसमें जो आपके स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियम होते हैं, आपके दो प्रकार के होते हैं। एक होता है आपका केराटिनाइज्ड टाइप और दूसरा अपना होता है नॉन केराटिनाइज्ड टाइप। अब क्रिएटिनिन आपको मैंने बताया था, क्रिएटिन क्या है आपका, एक प्रोटीन होता है। ठीक है, जिसमें ये पाया जाएगा उसमें क्रिएटिनाइज्ड टाइप, जिसमें नहीं पाया जाता आपका नॉन क्रिएटिनाइज्ड टाइप। इसमें क्या होगा, क्रिएटिनाइज्ड टाइप में आपका इसमें क्रिएटिनिन होता है, इसमें क्रिएटिनिन होता है। फाउंड इन स्किन, वाटरप्रूफ एंड प्रोटेक्टिव, ये स्किन को कैसा बनाता है, वाटरप्रूफ बनाता है, स्किन के अंदर पानी नहीं जा सकता है, जलरोधी बनाता है और रक्षक की तरह काम करता है, प्रोटेक्शन देता है। ठीक है, केराटिन की वजह से। एपिथेलियल स्क्वैमस एपिथेलियल टिश्यू आपका स्ट्रेटिफाइड वाला। अब दूसरा आपका क्या है, नॉन क्रिएटिनाइज्ड टाइप। नॉन क्रिएटिनाइज्ड टाइप में आपका क्या होगा, इसमें क्रिएटिनिन नहीं होगा, इसमें क्रिएटिनिन नहीं होता है। ये कहाँ पे पाया जाता है, ये मुंह में पाया जाएगा, इजोफेगस में पाया जाएगा, फीमेल्स की जो वजाइना होते हैं उसमें पाया जाता है। मॉइस्ट सरफेस, ये सरफेस को कैसा बना के रखता है, नमीदार बना के रखता है। ठीक है, ये इन सब जगह मुंह में क्या होता है, हमेशा नमी रहती है ना, मुंह में हमेशा नमी रहेगी, इजोफेगस में हमेशा नमी रहती है, वुमन के वजाइना में हमेशा नमी रहती है। ठीक है, सरफेस को हमेशा कैसा बना के रखता है, नम करके रखता है, नमी बना के रखता है। ओके, अब इसके बाद आप देखो स्ट्रेटिफाइड क्यूबॉइडल एपिथेलियम। इसमें आपका क्या होगा, जो सेल्स होंगे वो कैसे होंगे, क्यूब शेप के होंगे, क्यूबॉइडल है तो, लेकिन लेयरें कैसी होंगी, मल्टीपल लेयर्स होंगी। रेयर पाया जाता है, ज़्यादा जगह नहीं पाया जाता है, 2-3 जगह ही पाया जाएगा।
आपके 2-3 लेयर्स भी होती हैं इसके अंदर, ठीक है, जो परतें होंगी 2-3 लेयरें होंगी। ये कहाँ पे पाया जाएगा? आपके जो ग्लैंड्स होते हैं उनमें पाया जाता है आपका स्ट्रेटिफाइड क्यूबॉइडल एपिथेलियम। ये क्या करता है? ग्लैंड्स को प्रोटेक्शन देने में हेल्प करता है। यह दुर्लभ होता है, 2 से 3 परतें होती हैं, ग्रंथियों की नलिकाओं में पाया जाता है, जो आपके ग्लैंड्स के जो डक्ट्स होते हैं उनमें पाया जाता है और सुरक्षा करता है, प्रोटेक्शन देने का काम करता है। फिर आपका आता है स्ट्रेटिफाइड कॉलमनर एपिथेलियम। स्ट्रेटिफाइड कॉलमनर शेप के होंगे और इसमें भी लेयर्स होंगी, मल्टीपल लेयर्स होंगी। ये भी रेयर होता है, फाउंड इन मेल यूरिथ्रा। आपके मेल के अंदर जो यूरिथ्रा होता है, जहाँ से यूरिन पास होता है, स्पर्म पास होता है, उस यूरिथ्रा के अंदर आपका ये प्रेजेंट होता है, ठीक। एंड फेरिंग्स, आपका जो फेरिंग्स है उसमें भी आपका ये पाया जाता है, ठीक। ये भी दुर्लभ होता है, ये मूत्र मार्ग और गले में पाया जाता है, ठीक है, फेरिंग्स। देन इसके बाद आप देखो ट्रांजिशनल एपिथेलियम। ट्रांजिशनल एपिथेलियम मैंने आपको बताया था, जैसे कि आप सेल्स अपनी शेप चेंज कर पाता है, स्क्वैमस से आपका कभी क्यूबॉइडल हो जाता है, इस तरीके से आपका वो शेप चेंज कर पाता है, ट्रांजिशन कर पाता है, चेंजेस कर पाता है। सेल्स खिंचाव जहाँ पे होता है उस जगह पे आपका ट्रांजिशनल एपिथेलियम प्रेजेंट होता है। ये सेल्स कैसे होते हैं? आपके डोम शेप के होते हैं। ट्रांजिशनल एपिथेलियम मैंने आपका ये इमेज भी लगा रखा है। डोम शेप्ड सरफेस सेल्स फाउंड इन यूरिनरी ब्लैडर अलाउ स्ट्रेचिंग। जैसे मैंने आपको बताया था पहले वाली वीडियो में भी कि आपका यूरिनरी ब्लैडर के अंदर आपका ये पाया जाता है, ठीक है, और ये स्ट्रेचिंग में यानी कि फैलाव में हेल्प करता है, ताकि यूरिनरी ब्लैडर में आपका फुल हो पाए। जब यूरिन खट्टा हो उसमें तो आपका यूरिन खट्टा हो पाए और फूल पाए थोड़ा सा, इन जगह पे आपका ये पाया जाता है ट्रांजिशनल एपिथेलियम। अब लास्ट है इसके अंदर आपकी ग्लैंडुलर एपिथेलियम। ग्लैंडुलर एपिथेलियम, ग्लैंड मैंने आपको पढ़ा रखा है, एंडोक्राइन ग्लैंड, एक्सोक्राइन ग्लैंड, ठीक है। तो आपके जो ग्लैंड्स होते हैं उसमें आपका ये पाया जाता है एपिथेलियम, तो उसके बारे में देख लेते हैं। ग्लैंडुलर एपिथेलियम देखो आपका इस तरीके से होगा कुछ, ठीक है, एक्सोक्राइन और एंडोक्राइन के लिए। इसको देखते हैं अभी। सबसे पहले हम समझते हैं एक्सोक्राइन ग्लैंड्स। इसमें क्या होता है? आपकी डक्ट्स होती हैं, सिक्रीट ऑनटू द सरफेस। इसमें जो सिक्रीशन होगा, ग्लैंड्स कुछ ना कुछ रिलीज करेंगे, हार्मोन्स, एंजाइम्स आपके रिलीज करते हैं आपके ग्लैंड्स। अब ये जो सिक्रीशन करेंगे ये क्या होगा? आपकी डायरेक्ट सरफेस पे जाएगा, ठीक है। एक्सोक्राइन ग्लैंड में क्या होगा? आपका डायरेक्टली सरफेस पे सिक्रीशन हो रहा है, ठीक है। ये आपकी सरफेस है, सरफेस पे डायरेक्टली सिक्रीशन हो रहा है। अब एंडोक्राइन ग्लैंड कैसे होते हैं? इसमें कोई डक्ट नहीं होती, इसमें कोई भी डक्ट नहीं होगी। सिक्रीट हार्मोन इनटू द ब्लड, ये डायरेक्टली जो हार्मोन्स होंगे उसको किस में सिक्रीट करेगा? ब्लड में सिक्रीट कर देगा। सपोज करो आपका अंदर ये पूरा ग्लैंड है येलो येलो सा, और साइड में आपकी पूरी ब्लड वेसल जा रही है, ब्लड कैपिलरी जा रही है, तो ये डायरेक्टली ब्लड के अंदर आपका हार्मोन सिक्रीट कर देगा, हार्मोन ब्लड वेसल के अंदर डायरेक्टली डाल देता है। इस हार्मोन सीधा रक्त में जाता है, जैसे कि थायराइड, पिट्यूटरी, ये आपके हार्मोन सारे कैसे हैं? आपके एंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं। एंडोक्राइन एक्सोक्राइन ग्लैंड्स मैंने आपको पहले ही पढ़ा रखा है। अब इसके बाद आप देखो मिक्स्ड ग्लैंड्स भी होते हैं कुछ हमारी बॉडी के अंदर, जैसे कि आपका लिवर हो गया, आपका पैनक्रियाज हो गया, ये आपके क्या है? मिक्स्ड ग्लैंड्स होते हैं, जो कि दोनों ही तरीके के काम करते हैं। वो आपका एंडोक्राइन फंक्शन भी परफॉर्म करते हैं और आपका एक्सोक्राइन फंक्शन भी परफॉर्म करते हैं। इसमें दोनों प्रकार के भाग होते हैं, एक्सोक्राइन और एंडोक्राइन, ठीक है। जैसे कि आपका लिवर हो गया, पैनक्रियाज हो गया, ये दोनों चीजें आपके क्या हैं? मिक्स्ड ग्लैंड्स में आती हैं। अब आप समझो फंक्शंस, एपिथेलियल टिश्यू के क्या क्या काम होते हैं। मिक्स्ड करके हम फंक्शन समझने वाले हैं। देखो, इट प्रोटेक्ट द बॉडी फ्रॉम मैकेनिकल इंजरी। ये क्या करता है? हमारी बॉडी को मैकेनिकल इंजरी से बचाता है, ठीक है। हमारे शरीर को चोट या फिर हानिकारक केमिकल्स और जीवाणुओं से बचाएगा। कोई हार्मफुल केमिकल हो गया, माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो गया, डायरेक्टली हमारी बॉडी में ना एंटर कर पाए, तो ऊपर वाली जो लेयर होगी वो एपिथेलियल सरफेस की लेयर है, तो वो क्या करेगी? प्रोटेक्शन देने का काम करती है। मैंने आपको बताया था स्ट्रक्चर में भी कि आपका जो हमारी बॉडी को ये बाहरी इन्वायरमेंट से प्रोटेक्शन देने का एक तरीके का काम करती है। इट हेल्प्स इन एब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिएंट्स स्पेशली इन द इंटेस्टाइन। ये क्या करता है? न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करवाने में, ठीक है, उसको सोखने में हेल्प करता है। बेसिकली कहाँ पे करवाता है? आपके इंटेस्टाइन के अंदर। जो भी आप खाना पीना खा रहे हो
उसका एब्जॉर्प्शन कहाँ पे होता है, आपका इंटेस्टाइन में होता है। कौन से इंटेस्टाइन में, आपका स्मॉल इंटेस्टाइन में आपका एब्जॉर्प्शन होता है, ठीक है। अवशोषित करने में ये मदद करता है, ठीक है, खासकर आपके आंतों में। इट परफॉर्म्स सिक्रीशन इन ग्लैंड्स लाइक स्वेट ग्लैंड एंड सलाइवरी ग्लैंड। ये क्या करता है, सिक्रीशन भी करता है, सिक्रीशन भी करवाता है ग्लैंड्स में, जैसे कि आपका स्वेट ग्लैंड हो गया जिससे आपको पसीना आता है, सलाइवरी ग्लैंड हो गया जिससे आपका लार निकलती है, खाना खाते हो लार से आपका क्या होता है, फूड अच्छे से आपका बोलस वगैरह बन पाता है, ठीक है। तो उसमें आपका ये हेल्प करता है, प्रॉपर वो काम करवाता है, सिक्रीशन करवाता है। इट हेल्प्स इन एक्सक्रीशन ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट इन किडनी ट्यूब्यूल्स। आपके जो किडनी ट्यूब्यूल्स होती हैं, रीनल ट्यूब्यूल्स होती हैं, उसमें जो वेस्ट प्रोडक्ट होएगा उसको भी एक्सक्रीट आउट करवाने का काम करेगा कि हमारी बॉडी से, हमारे ब्लड से जो वेस्ट है वो किडनी के थ्रू बाहर निकल पाए, यूरिन के थ्रू बाहर निकल पाए। तो उसमें भी ये आपका हेल्प करता है। देन इसके बाद आप देखो, इट अलाउज फिल्ट्रेशन इन स्ट्रक्चर्स लाइक किडनी ग्लोमेरुलाई। हमारे किडनी के अंदर जो ग्लोमेरुलाई होते हैं उसके अंदर क्या करता है, ये फिल्ट्रेशन भी करवाता है, ठीक है। हमारे किडनी के अंदर इस तरीके का कुछ ऐसा टाइप का आपने स्ट्रक्चर देखा होगा, उसको हम क्या बोलते हैं, ग्लोमेरुलाई बोलते हैं, ठीक। तो उसमें क्या करता है, ये फिल्ट्रेशन होता है, ब्लड उसमें फिल्टर होता है, यह गुर्दे के ग्लोमेरुलस जैसी संरचनाओं में फिल्ट्रेशन करवाता है। इट हेल्प्स इन सेंसेशन, क्या करता है, सेंसेशन में भी हेल्प करता है, जैसे कि आपका टेस्ट बड हो गया, हमारे जीभ में जो टेस्ट बड होते हैं वो भी आपके इसी से होते हैं बने हुए। नेजल एपिथीलियम जो हो गया, नाक से आप सूंघ पा रहे हैं, सूंघते हैं, तो नेजल में भी आपका एपिथीलियम लेयर, टिश्यू की लेयर होती है, तो ये सेंसेशन में भी, संवेदना में भी मदद करता है। इट हेल्प्स इन मूवमेंट बाय सिलियरी एक्शन। आपका जो सिलिया है, सिलिया प्रेजेंट होता है, कॉलमनर सिलियर एपिथीलियम मैंने आपको बताया था, कॉलमनर सेल्स हैं, ऊपर सिलिया प्रेजेंट है, कॉलमनर सिलियरी एपिथीलियम। इसमें क्या होगा ना कि आपका सिलियरी एक्शन की हेल्प से ये चीज़ों को मूव करवाने में हेल्प करेगा, जैसे कि आपका रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में हेल्प करता है, ठीक है। श्वसन तंत्र में ये सिलिया द्वारा हेल्प करता है, म्यूकस वगैरह को मूव करवाने में भी हेल्प करता है। तो ये सारा काम होता है आपके एपिथेलियल टिश्यूज का। तो स्टूडेंट्स, ये था हमारा आज का लेक्चर आपके एपिथेलियल टिश्यू के बारे में, आपके उपकला उत्तक के बारे में। वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना, क्लासमेट्स के साथ वीडियो को शेयर करना। मिलते हैं हम बहुत जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।